अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू शाहिद व्लॉग। और मैं शाहिद महमूद हूँ। आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने पॉजिटिव फीडबैक्स दिए और आप लोगों के कमेंट्स, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियो प्रिसाइज रखूँ, टू द टॉपिक रखूँ, ताकि आप लोगों का भी वक्त ज़ाया ना हो। और इसलिए मैं टॉपिक की तरफ आता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में आपके साथ वादा किया था कि हम आपको टर्किश की नेशनैलिटी कैसे हासिल की जाती है, उसके क्या-क्या तरीकाकार हैं, उसकी क्या-क्या फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं और उस प्रोसेस को करने में कितना टाइम लगता है। उस सारी डिटेल्स को मैं आपके सामने अभी शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को उससे आइडिया हो सके कि जब नेशनैलिटी हमने अप्लाई करनी है, तो उसमें हमें कौन-कौन सी हर्डल्स आ सकती हैं और उसमें हमें क्या-क्या तरीक़ेकार इख्तियार करने होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो टर्किश की नेशनैलिटी और टेम्परेरी रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस और नेशनैलिटी में क्या फ़र्क है, सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड वो होता है जो कि आप यहाँ पे मल्टीपल विज़िट्स के लिए अप्लाई करते हो, आप आते हो, उसकी बेसिस पे आप मतलब जब चाहो आपको बार-बार वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उसके ऊपर सिर्फ़ टिकट अपना परचेज़ करते हो और आप इन एंड आउट ट्रैवल कर सकते हो टर्की में। कुछ लोग इसे बिजनेस पर्पस के लिए लेते हैं, कुछ लोग इसे यहाँ पे रहने के लिए लेते हैं। सो हर किसी के अपने-अपने मकासद है और ये स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया जाता है। उनकी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से उनके कोर्स की आउटलाइन जितनी कोर्स होगा उस आउटलाइन से 1 साल आगे तक का वो उनको ये कार्ड यूनिवर्सिटीज़ भी प्रोवाइड करती हैं। दूसरा होता है पीआर, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, या आप उसको पीआरसी भी कह सकते हैं। ये 5 साल बाद आपको मिलता है। अगर आप टीआरसी पे मतलब 5 साल तक आपका मल्टीपल टाइमिंग्स में आपका लगातार स्टे है और उसमें आपके सफिशिएंट आपने अपनी सोर्स ऑफ इनकम शो किया या सारा कुछ आपकी यहाँ पे इन एंड आउट रहा है, तो उसकी बेसिस पे आपको परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। वो फिर ये होता है कि आपकी मतलब 10 साल के लिए जैसे हम अपना एनआईसी और पासपोर्ट वगैरह अप्लाई करते हैं, तो उसकी बेसिस पे हम उसको भी अप्लाई करके उसको एक्सटेंड ले सकते हैं। फिर हमें बार-बार हर साल या 2 साल के लिए यहाँ पे वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा है जी टर्किश पासपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टर्की जो है वो डुअल नेशनैलिटी अलाउ नहीं करता, एज पर माई नॉलेज। मैं गलत भी हो सकता हूं। अगर मेरी कोई गलती हो, आपको मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी वीडियो में आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको लग रहा हो कि नहीं, क्योंकि मैं अगले कुल का मालिक नहीं हूं, अल्लाह और उसके रसूल की जात है, मैं इसमें नहीं जा सकता। तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मिले जो कि आपको लगे कि यार ये शाहिद ने इंफॉर्मेशन सही नहीं दी, तो आप काइंडली मेरी करेक्शन कीजिएगा नीचे कमेंट्स में लिख के। मैं उसको वेरीफाई करूंगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर करने की कोशिश भी करूंगा। तो आते हैं अब इस टॉपिक की तरफ कि जो नेशनैलिटी है उसका प्रोसेस क्या-क्या है। सबसे पहला जो मेन प्रोसेस है इसका है वो है बाय इन्वेस्टमेंट फ्रॉम $400,000। 4 लाख डॉलर की इन्वेस्टमेंट आप करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। और उस प्रॉपर्टी को अगर आप अपने नाम पे 3 साल तक बाउंड रखते हैं, मतलब अपने नाम पे रहते हैं, ना आगे उसको आप शिफ्ट करते हो किसी के नाम पे और ना ही उसको कहीं सेल आउट करते हो, तो वो आपको टर्किश जो है ना पासपोर्ट, उसकी बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे पीआर की नहीं, मैं पासपोर्ट की बात कर रहा हूँ, नेशनैलिटी जो जिसको कहते हैं। जब पासपोर्ट आपके पास आ जाता है तो आपके पास वोट का भी इख्तियार आ जाता है। आप वोट भी कास्ट यहाँ पे कर सकते हैं और उसके अलावा बहुत से और भी आपको पता ही है कि आपको सिविल राइट्स आपके जो है ना वो अलाउ हो जाते हैं। दूसरा तरीकाकार है 3 साल के लिए आप किसी भी 3 साल सॉरी के लिए नहीं मैं कह रहा, लेकिन शादी मतलब होती है तो उसका टाइम पीरियड जो होता है वो 3 साल का मिनिमम है। लेट्स से आप टर्किश नेशनल से शादी करते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो टर्किश मेल से आप शादी करते हैं, मेल है तो टर्किश फीमेल से आपकी शादी हो जाती है। तो वो 3 साल तक आपको यहाँ पे मतलब अपना मैरिज वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। आफ्टर 3 इयर्स आप अप्लाई कर सकते हो कि अपना पासपोर्ट आपका उसकी बेसिस पे, इसको बैडलॉक बेसिस पे भी कहा जा सकता है कि वो आपको मिल जाता है पासपोर्ट। तीसरा ये है कि अगर आपके जो पेरेंट्स में से कोई भी मतलब एक अगर टर्किश है और दूसरा इंटर मतलब
अदर नेशनैलिटी का है, उनका जो भी बच्चा यहाँ पे पैदा होगा, वो टर्किश नेशनल होगा। उसके लिए आपको किसी मतलब उसकी ज़रूरत नहीं है कि आप उसके लिए अप्लाई करें या उसका टाइम पीरियड वैलिडिटी और ये वो, ये भी एक तरीकाकार है। चौथा तरीकाकार है थ्रू एम्प्लॉयमेंट। आपका वर्क परमिट बन जाता है। वर्क परमिट के लिए आपके पास आपका कार्ड होता है। आपका वर्क परमिट जो जारी होता है। यहाँ पे अभी मैं एक छोटी-सी और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूँ। लास्ट वीडियो में मैं ये बताना भूल गया था और उसकी वजह से थोड़ी-सी मतलब डिस्कशन कमेंट्स में भी मेरे सामने आई। तो कुछ लोगों में मिसकंसेप्शन है कि वर्क परमिट जी वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान से एजेंट ने कहा हम आपको वर्क वीज़ा इश्यू करते हैं या वर्क परमिट आपको इश्यू करते हैं, तो वो 2 साल का हम आपको जारी करेंगे, ये सब झूठ है। वर्क परमिट हमेशा पहली दफा 1 साल का जारी होता है। मेरा खुद 1 साल का जारी हुआ है। उसके बाद क्योंकि मेरी जो कंपनी का ओनर था, ही वाज़ जस्ट विलिंग टू जस्ट ऑफर मी अ लाइफ टाइम वर्क परमिट एंड दैट्स व्हाट ही सेड दैट कि मैं यार चाहता हूँ कि शायद जब तक तुम यहाँ टर्की में हो हमारे साथ काम करो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं और मूव करो। तो जब हमने उसकी वो डिटेल्स निकाली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की साइट से या उनके सिस्टम से, तो उन्होंने कहा कि अगर फॉरेनर को आप वर्क परमिट जारी कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले 1 साल का जारी करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो नेक्स्ट जारी करते हो वो 2 या 3 साल का हो सकता है। अभी नेक्स्ट मेरा जो अप्लाई हुआ है वो 3 साल का है। उसके बाद आप 5 साल तक मतलब फिर 2 से 3 साल ये टोटल जब 5 साल का पीरियड कंप्लीट होता है तो फिर आप 8 साल के लिए अप्लाई कर सकते हो। 8 साल के बाद आपका वर्क परमिट ओपन हो जाता है मिसाल के तौर पे वो लाइफ टाइम के लिए आप यहाँ पे वो चलते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर ऐसा नहीं है किसी के वो एजेंट वगैरह या इनकी बातों में मत जाइएगा कि आपको 2 साल का वर्क परमिट जाते आते ही मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा, वो 1 साल का ही मिलेगा। अच्छा ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो मिसिंग हो गई थी। अगर आप वर्क परमिट की बेसिस पे चाहे वो वर्क परमिट आपका 1 साल, फिर 2 साल, फिर 2 साल में जारी हुआ, जिस तरीके से भी आपका अगर वर्क परमिट 5 साल आप वर्क परमिट की बेसिस पे टर्की में स्टे करते हो और आपका स्टे यानी आउटसाइड ऑफ द कंट्री या टर्की से बाहर का स्टे 6 माह से ज़्यादा का नहीं है इन 5 सालों में। मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान गया, मैं 10-15 दिन रहा, 20 दिन रहा, फिर मैं वापस आ गया, तो वो 5 दिन, 15 दिन काउंट होंगे। इसी तरह पूरे 5 साल के अंदर अगर आपका आउट ऑफ कंट्री स्टे 6 माह के अंदर-अंदर रहेगा, तो आपका वो वैलिड कंसीडर किया जाएगा। आप फिर नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आ जाइए जी, उससे अगला प्रोसेस है, वो है जी आपका न्यूट्रलाइज़ेशन आफ्टर 5 इयर्स ऑफ लिविंग इन टर्की कि जैसे ही आप 5 साल टर्की में टीआरसी की बेसिस पे गुज़ार लेते हैं, आप वर्किंग नहीं कर रहे, तो फिर उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन देते हैं, तो वो 5 से नॉर्मली 7 साल के बाद नॉर्मली लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन 5 साल उसका रूल है कि 5 साल के बाद आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसमें आपको फिर सोर्स ऑफ इनकम शो करवाना पड़ेगा और पूरी लीगैलिटी मतलब बताना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे 5 साल में तुर्की में किया क्या? अगर मेरा इन एंड आउट है या मैं बिज़नेस लेके आया हूँ या मैंने किसी भी किस्म की यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की है, तो वो सारी डिटेल्स आपको शो करनी पड़ेंगी। वर्क परमिट का तो पता है ना कि वो तो ऑलरेडी पूरी आपकी हिस्ट्री मौजूद है कि बंदा ऑलरेडी वर्क पे था यहाँ पे, तो वो उसके लिए आपको फिर वो फ़ॉर्मेलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं, वो काफ़ी लेंथी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी स्पेशली अगर आप मतलब एक यहाँ पे एक ये सारे जो तरीक़ेकार मैंने आपको कोशिश की है कि बता दिए। पीछे मेरा नहीं ख़्याल कि कोई ऐसा पॉइंट रह गया जिसकी बेसिस पे आप वर्क परमिट के सॉरी टर्किश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे माइंड में यहाँ पे एक सवाल है, मैं आपकी पूरी बात गौर से सुन रही हूँ। हुँ, हुँ। ये मेरे नॉलेज में पहले ये बात बिल्कुल नहीं थी कि अगर आप वर्क परमिट पे हो, हुँ, तो हुँ। उसके बावजूद अगर आप अपने कंट्री में विज़िट करने जाते हो, हुँ, हुँ। तो आप ज़्यादा अरसा वहाँ नहीं रह सकते। हुँ, हुँ। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान गए हैं, हुँ, फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल हुँ, हम हुँ। पाकिस्तान के हैं और हम पाकिस्तान गए हैं, हुँ, हुँ। तो अगर हम वर्क परमिट के साथ पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मंथ्स लगाते हैं, हुँ, हुँ। तो वो कट हो जाएँगे उस अरसे में से या वो काउंट होंगे अप टिल 6 मंथ। अगर 6 मंथ से अबव आप रुके हो वहाँ पे, तो वो उन 5 साल में से वो ज़्यादा मतलब लेस कंसीडर किए जाएँगे एक्स्ट्रा। यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे चलिए यूँ लगा लें कि मैं पाकिस्तान गई और मैंने 7 से 8 माह पाकिस्तान में लगा दिए, सही। ठीक है? हुँ, हुँ। तो जब मुझे अपना अप्लाई करना है कार्ड के लिए, हुँ, हुँ। तो उसमें वो एड अप करने पड़ेंगे कि वो ज़ाया हो जाएँगे या क्या? नहीं, वो उसका मैं तरीकाकार बताता हूँ। आपका यहाँ पे ना एक क्वेश्चन के अंदर ही आपको समझ आ जानी चाहिए। देखिए वर्क परमिट इज़ सपोज्ड टू इश्यू टू दैट पर्सन उसको जारी करने के लिए ये बनाया गया है जो यहाँ पे काम करता है। ठीक जी, है? बिल्कुल।
वो काम क्या करता है, वो जॉब करता है डेफिनेटली, या कोई बिजनेस कर रहा है। तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है या कोई ऐसी जॉब नहीं है जो साल में आपको 3 माह के लिए छुट्टी दे दे। नो, फॉर एग्जाम्पल लोग बीमार हो जाते हैं। मैं बताता हूँ, ये एक बहुत बेसिक चीज है। मैं बताता हूँ, उसी तरफ ही मैं आ रहा हूँ। आप मेरी बात को जब पूरा सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अब कंपनी ज्वाइन की है, उसमें मैं जॉब कर रहा हूँ। अब मेरी जो एनुअल लीव्स हैं वो 15 मतलब डेज हैं, और एक्सेप्ट हॉलीडेज और ये वो सारा कुछ डाल के वो मैं मतलब मैं अपनी जो उसको अवेल कर सकता हूँ। मैक्सिमम कंपनीज अप टू देम के ये इंटरनेशनल जो लॉ है, अमेरिकन लॉ है, वो 15 डेज का है। आप उसको 1 मंथ तक ले जाएं। 5 सालों में अगर 1 माह की भी छुट्टी कंसीडर करें ना, तो फिर भी 5 माह बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि अगर आपके पास मेडिकल रीजंस की वजह से आपने वहां पे इलाज करवाया और वहां पे फंस गया, आपका प्रॉब्लम हुआ, तो डेफिनेटली इट विल बी कंपनसेटेड ओवर हियर, कि आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाएंगे कि दीज आर द पर्पसेस और दीज आर द प्रॉब्लम्स आई वाज फेसिंग व्हेन आई विजिटेड टू पाकिस्तान, और मुझे वहां पे इतना स्टे करना पड़ा। फिर वो आगे फॉर्मेलिटीज उसकी डिफरेंट है। मैं जो यहाँ पे सिनेरियो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो लॉ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में इसलिए ये सवाल आया कि जिस तरह ये पिछले अरसा पेंडेमिक का गुजरा है, हाँ, तो उसमें वहां लोग पे काफी ज्यादा बहुत फंस सारे गए लोग थे। फंस गए, कोई इधर फंस गए, कोई पाकिस्तान जाके फंस गए। उसके लिए गवर्नमेंट्स के अंदर अपने उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो फिर ये कंपनसेशंस के मैटर में आ जाता है ना, कि आप कंपनसेट करवा रहे हो कि जी ये स्टे मेरा इतना प्रॉब्लम था लेकिन उसकी वजह से हो गया। जैसे वीजे की एक्सटेंशन, बहुत से लोगों को यहाँ पे आए, उनको 15 दिन का वीजा था और फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। बट इसमें रिजेक्शन नहीं होएगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। देखिए, मैं कोई गलत ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता, क्योंकि ये टोटली जो है वो जो टर्किश गवर्नमेंट है ना, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री, ये उसके अंडर आता है। ये इंटीरियर मिनिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि वो कौन से केस को एक्सेप्ट करें और कौन से को रिजेक्ट करें। मिसाल के तौर पे मैंने 5 साल यहाँ पे काम कर लिया, मैं अप्लाई करता हूँ, मेरे पास क्या गारंटी है कि वो मेरा पासपोर्ट इशू करेंगे, और दे आर बाउंड टू इशू मी द पासपोर्ट? नो। तो गारंटी जैसे उसकी नहीं है ना, इसी तरह इस तरह के केसेस में भी वो डिपेंड करता है कि वो वेरीफाई करते हैं, और इफ द पर्सन इज एलिजिबल टू गेट दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी ऑफ गेटिंग द पासपोर्ट, दे विल डेफिनेटली इशू। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया। जी। इस इट मीन्स कि ये जितने लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम भी बहुत सारे एजेंट्स वगैरह से मिले हैं। जब भी कोई फॉरेन काम करना होता है, हर इंसान को किसी ना किसी से तो मिलना पड़ता है काम करवाने डेफिनेटली। के लिए। तो फिर जब ये लोग कहते हैं कि डन बेस वीजा, डन बेस वर्क परमिट, वो सब ड्रामेबाजी है। और ये फॉर एग्जांपल अभी मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रही थी कि किसी ने बताया कि मेरे से एक एजेंट मांग रहा है पता नहीं 6-7 लाख रुपीस, और वो कह रहा है कि डन बेस पे। तो जब ये इख्तियार ही नहीं होता तो फिर हम क्लेम कैसे कर सकते हैं? उसका तरीकाकार मैं बताता हूँ। ये डन बेस जो है ना, इसके ऊपर मैंने बड़ी रिसर्च की कि ये होता क्या है। अब मजे की बात है, डन बेस की ऑफर वो बंदा कर रहा होता है जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती, जिसके पास डन करने की अथॉरिटी नहीं है। पहली बात ये है, देखें मेरी बात सुने, मैं 5 बंदे हैं मार्केट में, वीजा की प्राइस है लेट्स से 50,000 राउंड अबाउट चल रही है अभी। 60,000 अनातोलिया जो चार्ज कर रहा है। अभी पिछले दिनों मेरे दोस्त जो आए हैं जिनकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि उनकी कंपनी मैंने कैसे रजिस्टर करवाई, और वो इस वक्त उनके सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगी। किमलिक का प्रोसेस कैसे करवाया, वो मेरे बड़े अच्छे एक दोस्त हैं, तो मैं उनके थ्रू वो करवाया उनका। तो वो मतलब, अब देखें, एक बंदे ने अप्लाई करवाना है, वो डन बेसिस वाला पता क्या करता है, 6 लाख या 7 लाख आपसे मांगेगा, लेकिन जी वो फाइल की प्रोसेसिंग फीस जो है ना, वो आपने 50,000 जमा करवानी है। ठीक है। अब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, 50,000 जी कोई मसला नहीं है जी, आपका वीजा लग के आएगा तो आपने बाकी 5.5 लाख रुपए देना, अदरवाइज आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे या नहीं देने पड़ेंगे। अब वो खर्चा 50,000 का था, उसने वो कर दिया, लग के आया तो अगली टिकट्स का और सारा खर्चा पड़ना ना। उसने क्या किया, उस 50,000 में अगर तो तुक्का लग गया तो वो 50 का बन गया 10 गुना, 12 गुना, सॉरी, अगर 6 लाख है तो उसका तो छक्का लग गया। अगर उसका नहीं बना, नहीं लगा, रिजेक्ट हो गया, मिसाल के तौर पे उसने 10 वीजा अप्लाई किए, उसमें से 3-4 भी लग गए, तो वो उनमें से उनका 2-3 का खर्चा भी निकाल के अच्छा भला प्रॉफिट कमा जाते हैं। ये खैर मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, मैं किसी की दिल आजारी करूं, हर किसी का बिजनेस का टैक्टिक अपना है। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, नो बडी इज अलाउड टू इशू द वर्क परमिट और वर्क वीजा और वट एवर द मैटर के जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री इनकी इन्वॉल्व है। ये टर्किश गवर्नमेंट खुद लुक आफ्टर करती है। टर्किश गवर्नमेंट में कोई दो नंबरी नहीं चलती कि आप कहें जी मैं अंदर खाते कोई गेम करके और उसमें से वीजा इशू करवा लूंगा। झूठ है सब। यहाँ पे यूरोपियन लॉज हैं और आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा।
अच्छा, रही बात अब दूसरी ये मैं आ रही थी, ये सारे जो प्रोसीजर्स मैंने अभी बताए हैं, वो सारे प्रोसीजर्स थे अपने आप के मिसाल के तौर पे नॉर्मल मतलब जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉज हैं। अब यहाँ पे एक और भी मतलब ना ये एक एडिशनल मैं चीज डालने लगा हूं, तो काइंडली इसको लाइटर नोट में लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि इसके ऊपर मैं मतलब किसी के साथ बुकलिंग करूं। और भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनकी बेसिस पे आप 5 साल यहाँ पे रह भी सकते हैं और प्रॉपर तरीके से अपनी फैमिली को यहाँ पे शिफ्ट भी कर सकते हैं, बच्चों की स्कूलिंग भी करवा सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस को प्रॉपर तरीके से यहाँ से लेके चल सकते हैं। उसके लिए मैं एक वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे पास पिछले दिनों आई है और उस इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद मेरा खुद माइंड किया कि यार मैं अपनी फैमिली को भी यहाँ पे मजीद शिफ्ट करूं और मतलब जो करीबी दोस्त हैं उनको भी यहाँ पे शिफ्ट करवाएं, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत से लोग अपनी फैमिलीज को लेके, उनकी सिक्योरिटीज को लेके बड़े ज्यादा कंसर्न है और वो चाहते हैं कि जी हम मतलब शिफ्ट कर जाएं टर्की में। और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पुरसकून मतलब लिविंग है यहाँ पे चल रही। तो उसके लिए ये है कि वो एक और बीच में एक तरीकाकार है, जो 4 लाख की इन्वेस्टमेंट है ना, वो कट शॉर्ट होकर $50,000 तक आ जाती है और उसकी बेसिस पे एक मतलब सीधी सी बात है, ये एक एक ट्विस्ट है छोटा सा कि अगर आप उस तरीके से करो तो इनका एक लॉ ऐसा है जो ये बताते नहीं है किसी को, लेकिन उसके जरिए भी आपकी टीआरसी इशू हो जाती है। 5 साल तक आपकी टीआरसी मस्ट है। 5 साल के बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करोगे और आपके बच्चों को और आपको भी जैसे ही पासपोर्ट इशू होगा तो डेफिनेटली आपकी सारी सिबलिंग्स को भी इशू हो जाएगा साथ। सिबलिंग्स नहीं, आपकी बच्चों को। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी और इसमें अगर कोई, मैंने कोशिश की है कि इस सारी वीडियो में मैं आपके सारे पॉइंट्स को जो मेरे नॉलेज में थे मैं उनको क्लियर कर सकूं। अगर कोई मतलब मजीद कोई ऐसा पॉइंट रह गया हो तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, नीचे कमेंट्स में मुझे मेंशन कर दीजिएगा, पॉइंट आउट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपको उसमें क्लियर करूं। अगली वीडियो हम जो बनाने जा रहे हैं वो उसमें मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि अपनी फैमिली को यहाँ पे शिफ्ट कैसे करना है और उस फैमिली को शिफ्ट करने के बाद आपके कितने एक्सपेंसेस आएंगे, बच्चों की स्कूलिंग का क्या प्रोसीजर है और उस स्कूलिंग में आपको कितने एक्सपेंस मतलब फीस स्ट्रक्चर कितना है, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटीज का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे रहने के एक्सपेंसेस क्या हैं, बच्चों की एलिजिबिलिटी क्या होगी, 18 साल से कम है या ज्यादा है उनके लिए रूल्स क्या हैं, वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।